अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और मेरा क्विज था न्यूमेरिकल एनालिसिस का MTH 603 का 5 चैप्टर्स का, चैप्टर 9 से 13 तक। तो मैंने क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी की है इन 5 चैप्टर्स की। तो मेरा ये दिल हुआ कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं, और जो इन आगे मेथड्स हैं और जो मेथड्स हैं इनके जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल्स तो सॉल्व नहीं कर सकूंगा, और मैं आपको शॉर्टली कोशिश करूंगा कि हर कंसेप्ट का आपको मैं ब्रीफली उसका जो कंसेप्ट है वो दे सकूं। तो ये चैप्टर 9 है, इसमें आपके पास लीनियर सिस्टम्स के सॉल्यूशंस पे बात होती है। और इसके अब लीनियर सिस्टम्स के सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, उसमें अब वो हम वन वन बाय वन आगे देखेंगे। इसको हम थोड़ा यहाँ पे स्टडी स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए आपके पास एक मतलब n नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, n आपके पास अननोन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, n अननोन वैल्यूज। और यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर आपके पास जो है m n से ग्रेटर है तो उसके इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ये आपने इसके ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये बात याद रखें कि अगर m इज ग्रेटर देन n है तो सिस्टम्स के इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। और अगर आपके पास a डिटर्मिनेंट आपके पास जो है 0 की इक्वल नहीं है तो फिर सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा। a डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो, और अगर a डिटर्मिनेंट आपके पास 0 है तो फिर आपके पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उन लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं उनको हम ब्रॉडली दो मेथड्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास डायरेक्ट मेथड है, एक इटरेटिव मेथड है। ठीक है, अब ये ब्रॉडली दो मेथड्स यूज होते हैं। डायरेक्ट मेथड कौन सा है कि आपके पास जो आप मीन सारे स्टेप्स आप परफॉर्म करते हैं उसमें। अब डायरेक्ट मेथड आगे दो में डिवाइड है, एलिमिनेशन मेथड में और डिकम्पोजिशन मेथड में। डायरेक्ट मेथड फर्दर दो में डिवाइड है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि अब एलिमिनेशन मेथड के अंदर पहले न्यूमेरिकल मेथड्स हो गए, वो दो में डिवाइड है, डायरेक्ट, इटरेटिव। फिर डायरेक्ट आगे एलिमिनेशन और डिकम्पोजिशन में डिवाइड है। फिर एलिमिनेशन आगे के अंडर आपके पास दो मेथड्स आते हैं, गॉसियन एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और डिकम्पोजिशन के अंदर जो मेथड्स आते हैं वो क्राउड्स रिडक्शन है, और उसको हम चोलेस्की रिडक्शन भी कहते हैं। ये हम डिकम्पोजिशन मेथड के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इटरेटिव मेथड में क्या होता है कि इनिशियल अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इज अज्यूम्ड टू बी नोन एंड इज प्रूव टुवर्ड्स द एग्जैक्ट सॉल्यूशन इन एन इटरेटिव वे। मीन्स अब इसमें आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और इसमें आपको मीन्स यानी 5 स्टेप्स तक कहा जाता है, या 6 तक या 10 तक, तो वो क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो इतनी इटरेशंस आपने परफॉर्म करनी होती हैं, और पहले आप एक सॉल्यूशन उससे पहले आप एक सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब आगे जो इटरेटिव मेथड है वो फर्दर किस में डिवाइड है, जैकोबी मेथड में, गॉस साइडल मेथड और रिलैक्सेशन मेथड। ये 3 मेथड है इटरेटिव मेथड के अंडर, जैकोबी, गॉस साइडल और रिलैक्सेशन मेथड। ये 3 मेथड्स हैं। ठीक है, अभी जो फर्स्ट मेथड है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, जो कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर आता है, इसको हम देखते हैं ये क्या कि आपके पास आपने मैट्रिक में एफएससी में भी आपने एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म पढ़ी होंगी, और उसमें आपने वो मैट्रिक से सॉल्व किए होंगे। तो अब इसमें क्या करते हैं कि आप जो है ना उसको आप अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस क्या चीज़ है, मींस अब ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। इसमें आप क्या करते हैं, जो रोज को इंटरचेंज करते हैं, रोज को आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक नंबर के साथ, या रोज को आप दो रोज को आप प्लस करते हैं किसी से मल्टीप्लाई करके। तो इन जो आप ऑपरेशंस हैं इनको आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। तो इस मेथड में हम अपर ट्रायंगुलर जो है ना उसको हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, उस फॉर्म में हम इसको रिड्यूस करते हैं, आगे इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है,
और फिर जो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म आएगी उसको हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब ये आपके पास n इक्वेशंस हैं, अब ये और n अननोन्स हैं, ठीक है, n इक्वेशंस हैं और n ही अननोन्स हैं। अच्छा, अब ये आपके पास इक्वेशंस की फॉर्म है, ठीक है। अब आपने जो है ना फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स वैन की वैल्यू को जो है ना आपने बाकियों में पुट करना है इनटू द रेस्ट। आपने फर्स्ट इक्वेशन से x1 की वैल्यू फाइंड करनी है और बाकी जो इक्वेशन उसमें आपने पुट कर देंगे, आपके पास स्टेज 1 है। अच्छा, अब आपके पास जो लास्ट इक्वेशन है वो आपके पास x1 से आपके पास जो है ना इंडिपेंडेंट है, उसमें x1 आपके पास नहीं है, ठीक है। और ये आपके पास इस तरह से आपके पास ये रिपीट होता है, फिर आप x2 एलिमिनेट करते हैं थर्ड फोर्थ और nth इक्वेशन से आप जो है एलिमिनेशन मेथड इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास जो एक्स वाई जेड है या x1 x2 x3 है, ठीक है, इनके अननोन वैल्यूज हैं, आप इनको आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आप डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट आपके पास जो है ना xn इज फाउंड फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन। अच्छा, लास्ट इक्वेशन से आप फाइंड करते हैं और फिर प्रीसीडिंग इक्वेशन में उस वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास अननोन वैल्यूज आपके पास फाइंड आउट हो जाती हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, ये आपके पास एग्जांपल है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड की। तो अब हमने क्या किया, हमने ये देखें, हमने अब एक्स वाई जेड को हमने करना है। अब ये स्टेप्स आपने करने हैं, मींस ख्याल से आपने देखने हैं। आपने पहले क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये देखिए आपने अब ये आपने गौर करना है, आपने x को एलिमिनेट कर रहे हैं। आपने फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, सॉरी, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x आ गया, तो इसको हमने फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड में से, ठीक है, और थर्ड में से भी इस तरह हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने फिर इस प्रोसीजर का क्या हमारे पास फायदा हुआ कि हमने जो x एलिमिनेट हो गया सेकंड और थर्ड से, ठीक है। तो फिर आपके पास जब x यहाँ से आ जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, जब देखिए यहाँ से जब x एलिमिनेट हो जाएगा तो फिर y और z रह जाएंगे, और इसी तरह जब इधर से x एलिमिनेट हो जाएगा तो फिर सिर्फ y और z रह जाएंगे। तो फिर इस तरह हम y z की वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर हम उनको बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये देखें, अब हमने किया तो ये हमारे पास आ गई, ये फॉर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। और हमने 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो जो है ना 3y/2 माइनस z/2 इज इक्वल टू 5/2, और इसी तरह आपके जब उसको करके किया तो -2y माइनस z इज इक्वल टू -7 आ गया आपके पास, ठीक है। और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ठीक है, नाउ वी डिवाइड द सेकंड इक्वेशन बाय -2, ठीक है। जब हम इसको -2 से करेंगे तो फिर हमारे पास सिर्फ y रह जाएगा, एंड एलिमिनेट y फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन एंड द मॉडिफाइड सिस्टम इज गिवन बाय। आपने क्या किया, आपने y को सेकंड इक्वेशन को -2 से डिवाइड किया, और 2 से डिवाइड करके फिर आपने यहाँ पे इसको मीन्स आपने ये जो है ना ये y आपने किस तरह आपने ये रिमूव किया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इसकी फॉर्म क्या आ गई, y, जब आपने इसको डिवाइड कर दिया y प्लस z/2, जब हम सेकंड को यहाँ पे हमने जब 2 से डिवाइड किया है, ठीक है, तो -2y प्लस z/2 इज इक्वल टू -7/2, और एंड एलिमिनेट y फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन, ठीक है। और अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, अच्छा, तो 6y इज इक्वल टू मीन्स आपने किस तरह से यहाँ पे आपने y एलिमिनेट किया है, ये आपने किस तरह अब इसको डिफरेंट मेथड्स हैं, आप उसको मीन्स फर्स्ट सेकंड इक्वेशंस की हेल्प लेके आप जहाँ से आप y
रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक ट्राइंगुलर फॉर्म आ गई फिर उसके बाद, ठीक है। ये एक आपके पास, ये देखें एक्स, और हमने कहा था कि हमने इसको अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टेज Q2 के आपके पास बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आपके लास्ट इक्वेशन से आपके z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब z की वैल्यू जब आ गई तो फिर हमने z की वैल्यू को हमने y में पुट कर दी है, सेकंड इक्वेशन में हमने पुट कर दी है। अब सेकंड इक्वेशन में जब हमने पुट किया है तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, और y और z की जब हमने पुट किया है तो x की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगी। तो ये जो हमारा सारा प्रोसीजर है ये आपके पास बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y और z की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब आगे थोड़ा कंसेप्ट है पार्शियल और फुल पिवटिंग का, ठीक है, कि ये चीज क्या है। अब इफ एनी वन ऑफ द पिवट एलिमेंट्स बिकम जीरो, अब ये अपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपने याद रखना है कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड उस टाइम फेल हो जाता है जब कोई भी पिवट एलिमेंट आपके पास जो है जो आपके पास है इसको हम देखते हैं पिवट एलिमेंट। इन मैं ट्राई करूँ आपको पिवट एलिमेंट। अच्छा, व्हाट इज पिवट इन मैथ? Pivoting means to take the first matrix to the second matrix. What does it mean to pivot? अच्छा, पार्शियल, इसको हम देखते हैं। और द यूज ऑफ certain equation to eliminate a variable from other equation is called a pivot, and a rule we use to choose which equation to use is called a pivoting strategy, ठीक है। तो ये आपके पास है, मीन्स आप इसको अभी ऑब्जेक्टिव वाइज देख लें कि ये आपके पास जब पिवट एलिमेंट्स आपके पास जीरो हो जाएंगे तो फिर आपके पास ये मेथड फेल हो जाता है, ठीक है। और चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड पिवटिंग, ठीक है। तो पिवटिंग क्या आपके पास जब आप ऑर्डर ऑफ इक्वेशंस चेंज करते हैं। अच्छा, तो फिर आपके पास जीरो पिवट्स को करने के लिए आप रीअरेंज करते हैं, रीराइट करते हैं इक्वेशंस को। अब आ जाता है पार्शियल पिवटिंग क्या है। If the pivot happens to be zero, then the ith column elements are searched for the numerically largest element, ठीक है। search for largest element and interchanging the rows, ठीक है। इसको आगे हम एग्जांपल आती है तो उससे हम उसको क्लियर हो जाएगा कि जब आपके पास पिवट जीरो हो जाएगा तो फिर हम उसको इंटरचेंज करेंगे और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट एलिमेंट है, उसके लिए हम सर्च करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, अब ये सोल्यूशन है, ये आपके पास इक्वेशन है 10 - 5x1 + x2 यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन with and without partial pivoting, assuming that we require the solution accurate to only 4 decimal places. The solution by Gaussian elimination gives x1 is equal to 0 and x2 is equal to 1, ठीक है। गॉसियन एलिमिनेशन से ये आपके पास ये आंसर आता है। अगर हम पार्शियल पिवटिंग करते हैं तो x1 और the solution is found to be which is a meaningful, तो ये आपके पास पिवटिंग से आपके पास जो आंसर है वो आपके पास ठीक आ रहा है। x1 is equal to 1 आ रहा है और x2 is equal to 1 आपके पास 1 आ रहा है। तो पिवटिंग जब आपने अप्लाई नहीं की थी तो आपके पास x1 है, आपके पास 0 आ रहा था। नेक्स्ट चलते हैं। फुल पिवटिंग में आपके पास क्या, रोज और कॉलम्स को आप इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट एलिमेंट जो आपके पास है वो भी चेंज हो जाता है
और फुल आप इसको सिर्फ ना कर लें कि फुल पिवटिंग में आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। और ये आपके पास फुल पिवटिंग थोड़ी कम्प्लेक्स होती है, और हैंड कंप्यूटेशंस के लिए हम पार्शियल पिवटिंग जो है वो मोस्टली यूज़ करते हैं। अब आपके पास मैट्रिक्स, अब देखें ये आगे बात हो रही है मैट्रिक्स नोटेशन की। तो मैट्रिक्स में हम जो अबव जो है सिस्टम है उसको हम इस तरह लिखेंगे, ए है ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसको हम ए ले लेते हैं, फिर आगे एक्स है, ये आपके पास बी जो कॉन्स्टेंट्स है आपके पास सब। अच्छा, अब ये फेल्स इफ एनी ऑफ द पिवट बिकम जीरो। ठीक है, जब पिवट जीरो हो जाएगा तो ये मेथड आपके पास फेल हो जाता है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि पार्शियल पिवटिंग के थ्रू आपने ये क्वेश्चन जो एग्जांपल है ये सॉल्व करनी है। इसको हम देखते हैं, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिख लिया। ठीक है, पिवट एलिमेंट दैट द पिवट एलिमेंट A11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पिवट एलिमेंट जो हम ऊपर सर्च कर रहे थे वो यहाँ पे आ गया है कि A11 आपके पास 1 है, 0 नहीं है। ठीक है, और ठीक हो गया, ये आपके पास कंडीशन जो है ना फुलफिल हो गई। अब दूसरा क्या, दैट न्यूमेरिकल लार्जेस्ट एलिमेंट इज 3 विच इज इन सेकंड रो। ठीक है, अब आपके पास जो न्यूमेरिकल लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए अब जो 3 था, ठीक है, तो वो लार्जेस्ट है तो वो हम उसको फिर फर्स्ट पे ले आएंगे। पार्शियल पिवटिंग की। ठीक है, पार्शियल पिवटिंग करने के बाद हमने R12 हमने फर्स्ट और सेकंड रोज को हमने इंटरचेंज किया। इसका ये मतलब R12 का मतलब क्या है, इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड सेकंड रोज। ठीक है, और ये हमने इंटरचेंज किया। पहले 3 नीचे था, यहाँ पे ये देखें, और अब ये ऊपर आ गया आपके पास। पार्शियल पिवटिंग की हमने R1 सिंपली R1 और R2 को इंटरचेंज किया, और फिर ये ख्याल रखना यहाँ पे आपने ये कांस्टेंट भी चेंज करने हैं। सिर्फ ये यहाँ पे चेंज नहीं करना, 24 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। देखो 24 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। ठीक है, फिर आपने इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में हमने रिड्यूस किया है बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। ठीक है, और सॉल्व द, तो इस तरह से आपके पास आंसर आ गया है। बैक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपके पास ये आंसर आ गया है। अब इस तरह एक और आपके पास एग्जांपल है पार्शियल मेथड की। इसको भी हमने इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। अब ये देखें, अब यहाँ पे पहले में तो A11 0 नहीं था, फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे फिर आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पिवट रो शुड नॉट हैव अ 0 पिवट एलिमेंट। तो इसको फिर आप क्या करेंगे, तो आप इंटरचेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, पिवट एलिमेंट है तो यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। हमने इंटरचेंज किया। इंटरचेंज हमने किस तरह किया कि फर्स्ट एंड फोर्थ रो को हमने इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट हम नीचे ले आए सबसे लास्ट पे, और यहाँ पे बीच पर चेंज कर दिया हमने, और यहाँ अब जो फोर्थ रो थी वो हम सबसे ऊपर ले गए। फिर हमने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, वो ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए, और फिर हमने बैक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दी है। फिर ये आपके पास आंसर आ गया है। तो आपने जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने 0 यहाँ पे नहीं आना चाहिए आपके पास, फिर आपने इंटरचेंज करना है आपने उसे। नेक्स्ट चलते हैं, और अच्छा ये फिर एक और एग्जांपल आपके पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से, और इसको फिर हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया AXB, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले लिया AB। ठीक है, उसको फिर हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लिया। ये जो ऑपरेशंस है कि R1 R2 को आपने अप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इस पर माइनस किया। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, पिवट फ्रॉम द सेकंड एंड कॉलम, फ्रॉम दिस वी गेट। फिर उसके बाद हमने बैक सब्स्टिट्यूशंस की। एक वैल्यू हमारे पास जब आ जाएगी फिर हम उसको दूसरे क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो फिर हमारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे पास सब वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, इस तरह ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म है, और इनको आप खुद तरह डिटेल से देख सकते हैं। जो एग्जांपल्स हैं मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको लिख लिया AX। ठीक है, फिर हमने इधर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई की। ठीक है, ऑपरेशंस परफॉर्म किए, और फिर हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो दो ही चीज़ें, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन है।
ये हो गया गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। और फिर ये एग्जांपल आ रही है, सेम आपके पास सारा प्रोसीजर आपके पास जो है ना वो सेम हो रहा है आपके पास। फिर आप रोज इंटरचेंज कर रहे हैं, और फिर आपके पिवट आपने 2 बनाया, और इस तरह से ये आपके पास फिर आपके पास सोल्यूशन आ गया। अच्छा, अब ये था आपके पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। अब ये है गॉसियन गॉसियन जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये अबव की एक्सटेंशन है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। अब उसमें सिर्फ हम जो है ना अबव जो है ना जीरो करते थे, जो भी था, इसमें आपने जो ना उसको मेन डायगोनल से जो नीचे आ रहे हैं, यानी लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगल को आपने जीरो करना है, दोनों को जीरो करना है। इसको जब आप ऑब्जेक्टिव वाइज अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन है तो आपने ये मेंशन करना है कि गॉसियन जॉर्डन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो, जो मेन डिफरेंस क्या है कि आप उसमें हम सिर्फ अपर ट्रायंगुलर को जीरो करते थे, इसमें हमने लोअर को भी करना है जीरो और अपर को भी करना है, ठीक है, लोअर और अपर दोनों जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें अपर और लोअर दोनों आपके पास जीरो होते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिया, ठीक है, और इस तरह हमने डिफरेंट ऑपरेशंस किए। और ये देखें, ये जो फाइनल फॉर्म आई है ना, ये देखिए अपर भी जीरो आपके पास एक वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह हमारे पास जो है ना वो आपके पास आ जाती है फॉर्म। तो हमने अपर भी जीरो कर दिया और उसके डायगोनल से जो ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल्स के अपर भी जीरो हो गया, डायगोनल्स के नीचे भी जीरो हो गए, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है। और इस तरह से आपके पास ये एग्जांपल है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। और फिर हमने गिवन सिस्टम इस तरह किया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए, और ठीक है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। ये देखें जो लास्ट में हमारे पास जो चीज़ बच रही है वो ये है कि इसके ऊपर भी जीरो आ गया और इसके नीचे भी जीरो आ गया। इस तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका हमने इस फॉर्म में लेके आए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और फिर ये लास्ट पे परफॉर्म करके आपके पास ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो डायगोनल एलिमेंट्स के साथ। इस तरह ये आपके पास, आप इनको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जांपल्स की। मैं 13 चैप्टर तक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो में। और ये देखें सेम आपके पास जो सिंपल आपके पास प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है, ये देखें डायगोनल एलिमेंट्स ऊपर भी जीरो और यहाँ पे नीचे भी जीरो। अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया आपके पास एलिमिनेशन मेथड के, ये दो मेथड से। अब नेक्स्ट पे आ जाता है आपके पास क्राउड्स रिडक्शन मेथड। कि क्राउड्स रिडक्शन मेथड क्या है, ठीक है, पॉपुलर फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और ये इसमें ये आपके पास डिकम्पोजिशन मेथड है आपके पास, ठीक है। अब इसमें आपने डिकम्पोज कर देना है इक्वेशंस को दो मैट्रिक्स में, एल लोअर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर, ठीक है, विद वंस ऑन इट्स मेन डायगोनल, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। ये डिकम्पोजिशन मेथड है, आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसको फर्दर डिवाइड कर दिया और अपर ट्रायंगुलर में आपने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो द सीक्वेंस आप ये देखें, आपने ये मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि अपर जो है ना अपर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर में लोअर ट्रायंगुलर जीरो हो जाता है, डायगोनल एलिमेंट शुड बी 1, ठीक है। और जो अपर और जो लोअर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर में, उसमें जो अपर ट्रायंगुलर जीरो हो और जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो 1 हो या ना हो। तो ये इन दोनों में आपके पास डिफरेंस है थोड़ा सा, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पे 1 होने चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, और लोअर में आपके पास ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो या ना हो, ठीक है। और अब हम थोड़ा इसको आगे चलते हैं।
अच्छा, अभी आपने ऑब्जेक्टिव वाइज भी इसको देख लेना है कि आपके पास न्यूमेरिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के लिए आप ये चोलेस्की रिडक्शन मेथड, या इसका जो फर्स्ट नाम था वो था क्राउड्स रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, आप इसके लिए अब हम अगर इसको देखते हैं, अगर एग्जांपल इजी सी सामने है तो हम उसको वो कर लेंगे। तो ये आपके पास मेनली यूज होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, चोलेस्की जो डिफरेंस है। तो इसलिए आपके पास, क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्टोरेज स्पेस जो है आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपके पास पॉपुलर एग्जांपल है, पॉपुलर मेथड यूज होता है। स्टोरेज स्पेस रिजर्व फॉर मैट्रिक्स ए कैन बी यूज्ड टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ एल एंड यू एट द एंड ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, तो वो स्टोरेज स्पेस है उसमें आपके पास ये एलिमेंट्स भी स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या, अब दिस मेथड फेल्स इफ एनी, अब ये भी एक कंडीशन है, अगर आपके पास डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो जीरो हो गए तो ये आपके पास ये मेथड फेल हो जाता है। ठीक है, ये आपने कंडीशन क्राउड्स मेथड में आपने ये जो है ख्याल करना है कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो है जीरो नहीं होने चाहिए, अदरवाइज इट विल बी फेल। ठीक है, अब इस तरह से आपके पास जो है एग्जाम्पल है, तो कॉफिन मैट्रिक्स बनाया आपने और उसको हमने एल आर उसमें लिख लिया, एल आर यू के फॉर्म में लिख लिया, और यहाँ पे L11 देखें 5 है, इसके कंपैरिजन में देखें L21 आपके पास यहाँ पे 7 है, L31 आपके पास 3 है। ठीक है, तो आपने उस तरह जो ऊपर जो स्टेप्स थे, आपने पहले L की रोज़ को आपने जो है L की रोज़ को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो ऑफ L को आपने सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ जो है ना, फर्स्ट रो को सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये चीज़ें आ गए। फिर थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, सेकंड और थर्ड रोज़ को जो है यू के अपर सेकंड आपके पास सेकंड कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये आपने सारे स्टेप्स इस तरह आपने परफॉर्म किए, और फिर आपके पास ठीक है, ये करने के बाद फिर आपने उसको जो है ट्रांसपोज वगैरह लिया, और बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने लास्ट पे अप्लाई कर दीजिए, आपके पास इस तरह से सॉल्यूशन आ गया। इस तरह से अब आपके पास चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो ये आपके पास जो एक दफ़ा आप एक मेथड एक एग्जांपल से एक मेथड आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो वो फिर वो मेथड में वो सब एग्जांपल्स में वही मेथड उसी तरह वही स्टेप्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं नेक्स्ट इस तरह की एग्जांपल्स हैं, और जा रहे हैं हम। अच्छा, अब आ जाते हैं हम थोड़ा आगे जैकोबी मेथड पर। ठीक है, अब ये इटरेटिव मेथड था। ठीक है, हमने दो मेथड स्टार्ट में डिस्कस किए थे, एक डायरेक्ट था और एक इटरेटिव मेथड था। तो ये आपके पास इटरेटिव मेथड है। ठीक है, अब ये इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि आपके पास इनिशियल, पहले हम इसको थोड़ा सोल्यूशन इसका हम इसमें क्या होता है कि हम सोल्यूशन अज्यूम करते हैं और फिर हम इसको इटरेशन अप्लाई करते हैं, फिर हम एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, दिस इज एन इटरेटिव मेथड वेयर इनिशियल अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन टू अ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज अज्यूम्ड एंड इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, इम्प्रूव टुवर्ड द एग्जैक्ट सोल्यूशन इन एन इटरेटिव वे, मीन्स एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें मिलता नहीं है लेकिन हम उसकी तरफ जाते हैं 5 टाइम्स इटरेशन अप्लाई करके, 10 टाइम इटरेशन अप्लाई करके हम उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास in general when the coefficient matrix of the system of equations is a sparse matrix, many elements are zero, iterative method have definite advantage over direct methods in respect of economy of computer memory। ठीक है, तो ये आपके पास अब स्पार्स मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें आपके पास ज़्यादा एलिमेंट्स जो है ना वो जीरो होंगे, तो हम उसको स्पार्स मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अगर ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक्स है हो जाता है तो फिर आपके पास इसके एडवांटेजेस हैं डायरेक्ट मेथड्स पर। और इसका क्या एडवांटेज है, ये आपके पास
मीन्स एक लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। ठीक है, और ये आपके पास ये आपने ख्याल करना है कि ये आपके पास इटरेटिव मेथड है। अच्छा, अब ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। ठीक है, अब ये डायगोनली डोमिनेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब मैं आपको इसके कि आपके पास जो डायगोनल में जो एलिमेंट है, ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से कोशिश करता हूँ अगर मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, हम डायगोनली डोमिनेंट का मतलब क्या है? अब ये देखें, ये डायगोनल में एलिमेंट्स आ रहे हैं 83, 52 और 29। तो डायगोनल डोमिनेंट मतलब क्या है कि जब जो अब 83 है, ये उस सेम रो के बाकी एलिमेंट्स जो बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स हैं, उनके सम से ये ग्रेटर होना चाहिए। तो आपके सामने अब 83 है, अब 11 और 4 को अगर आप सम करेंगे तो ये जो आएगा वो 83 इनके ज़्यादा है आपके पास, तो ये डायगोनल डोमिनेंट है। सेकेंड रो पे चले जाएं, ये डायगोनल पे एलिमेंट है 52, अब 13 और 7 को प्लस करेंगे तो 52 उससे ग्रेटर है। ठीक है, और इस तरह 29 डायगोनल एलिमेंट है, तो उस सेम रो में जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके सम से ये वाला जो डायगोनली एलिमेंट है वो ज़्यादा है। तो डायगोनली डोमिनेंट एलिमेंट होने का ये मतलब और ये पर्पज़ है। हम ऊपर जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, हम आ गए थे इधर आ गए थे। ठीक है, तो ये आपके पास द मॉडुलस यानी जो है ना उसका प्लस जो है एक्सीड्स द सम ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, वही बात मैंने आपको एग्जांपल से बता दी है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स डू नॉट वैनिश, कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं होंगे। अगर वो जीरो है तो फिर आपने उसको रीअरेंज करना है, तो ये आपने ख्याल करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो नहीं होंगे। ठीक है, और फिर आपने x1, x2, x3 से स्टार्ट करना है, और ये देखते हैं कि हम इसमें इस तरह करेंगे। आई थिंक कि जो है हम x1 ये देखें, अब आप इसको देखें, आपने ये सिस्टम आपने देखा, सिस्टम ऑफ क्वेश्चंस, और आप इसको देखें, हमने क्या किया, x1, x2 को और x3 को हमने एक साइड पे रख लिया, x3, xn तक, और बाकी चीज़ें जो है हम उठा के दूसरी साइड पे ले गए, राइट साइड पे। ये हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है। ठीक है, हमने x1, x2 और x3 को हम लेफ्ट साइड पे हमने रहने दिए, और बाकी चीज़ें हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दी हैं। और इस तरह से हम ये जो है इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम एक इक्वेशन से हम x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, या फिर हम उसको सेकंड थर्ड में आगे पुट करके बाकी जो x2 और x3 की जो वैल्यूज़ हैं वो उस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और वी ऑब्टेन द, ठीक है, फिर आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं, फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। और ये जो आपके पास जो है ना ये 1 है, इसका मतलब है कि ये सॉरी 1 का मतलब है फर्स्ट इटरेशन, ये पावर नहीं है आपके पास। ठीक है, और सेकंड का मतलब है सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड इटरेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो हमारे पास फर्स्ट में आएगा आंसर आएगा ना, तो हमने उसको सेकंड अप्रोक्सीमेशन में प्लेस करके हमने बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट इनटू राइट हैंड साइड इक्वेशन एंड ऑब्टेन द थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो इस तरह थर्ड फोर्थ तक आपने चलते जाना है। अच्छा, अब आप ये देखें इसमें कि x1 यहाँ पे तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आपके पास x1 प्रेजेंट नहीं है, यानी हम दूसरे वेरिएबल्स को यूज करते हुए x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यूज x2 और x3 की फाइंड आउट करते हैं, और जब हम इसको समेशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये देखिए x r इज नॉट पावर, इट इज इटरेटिव वैल्यू। तो ये r+1 आपके पास जो है वो आपके पास जो है पावर नहीं है। और यहाँ पे ये बात हो रही है
अब ये देखिए, मैंने पहले बात की थी कि आपके पास डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। अब ए आई आई के आपके पास एक डायगोनल एलिमेंट है ए आई आई, अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, अगर तो ये 0 होगा, और अगर कोई चीज़ आपके पास 0 से डिवाइड होती है तो आपको पता है वो इन्फिनिटी हो जाती है। तो अगर हमारे पास कोई जो है एलिमेंट, अगर डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाता है तो फिर आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये बात ज़रूरी है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर 0 होंगे तो फिर आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात यहाँ पर भी मेंशन है। ठीक है, तो आपने इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो समेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये बात आपने ख्याल करनी है कि जे आर आई इक्वल नहीं है, 1 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है। ठीक है, ये इटरेटिव वैल्यू है। और इस मेथड को आपके पास जो सेकंड नेम है वो आपके पास साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट भी हम इसको कहते हैं। अब आपके पास जब ये डायगोनल डोमिनेंस वाली होगी तो ये आपके पास कन्वर्ज करेगा, मींस ये कोई आपको कहीं ना कहीं किसी लास्ट स्टेज तक लेके जाएगा, कन्वर्ज। ठीक है, ये आपके पास ये मेथड कन्वर्ज कर रहा है कि कहीं ना कहीं जाके इसकी एंडिंग हो रही है, एक स्टॉपिंग वैल्यू आ रही है। और अगर कोई मेथड डाइवर्ज कर रहा है उसका मतलब है कि वो इनडेफिनिट है, वो कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा। जो जब डायगोनल डोमिनेंस होगा तो ये आपके पास तब जैकोबी मेथड आपके पास वर्क करेगा। ये इस एग्जांपल में हम पहले भी आए थे, तो ये आप एग्जांपल है। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, अब हमने देखिए एक्स वाई जेड को हमने दूसरे वेरिएबल्स की टर्म्स में लिख लिया है, एक्स वाई जेड इस फॉर्म, इसको इक्वेशन को हमने ऐसे अरेंज किया है कि एक्स एक तरफ रह गया, वाई एक तरफ रह गया, जेड एक तरफ रह गया, और बाकी चीज़ों को हम राइट साइड पे ले आए हैं। ठीक है, और इस तरह जब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन किए हमने अप्लाई, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक, एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने ये अज्यूम किया कि वाई और जेड को हमने 0 सपोज कर दिया है। ठीक है, वाई और जेड को, तो ये जब ये दोनों 0 हो गए तो अब ये जो आंसर 1.1446 ये 95 डिवाइड बाय 83 का आंसर आ रहा है। मैं आपको आपके सामने कैलकुलेटर से आपको करके देता हूँ। कैलकुलेटर पे आप इसको लेके जाते हैं, अब डिवाइड करते हैं 95, क्या था 95 डिवाइड बाय 83, डिवाइडेड बाय 1.1445, यानी 1.144 जो आपके पास 6 है। तो ये आंसर आपके पास, इसको इस तरह y को जब हम करेंगे, y की वैल्यू आपके पास आएगी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो आपने x और z को आपने 0 सपोज कर लेना है, तो ये आपके पास 104 डिवाइड बाय 52। ठीक है, जब हम करेंगे 104 डिवाइडेड बाय 52, 1.1445, देखिए 2 आंसर आ रहा है आपके पास, तुम्हारे पास भी यहाँ पे कैलकुलेटर में भी 2 आ रहा था, 104 डिवाइडेड 52, ये 2 आंसर है। तो ये ठीक है, जब आपने z की वैल्यू फाइंड की है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में, तो आपने इनको x और y को आपने 0 सपोज कर लिया है, आपने सिंपली 71 डिवाइड बाय 29 किया, ये 2.44 आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपने सेकंड, अब ये ख्याल करना है जब आपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है तो आपने ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यूज है ना, वो आपने x y z की वो आपने यूज करनी है। ठीक है, तो वो आपने जो है आपके पास x की वैल्यू आ गई तो आपने यहाँ पे ये मेंशन कर दी, y की आपने इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से आपके पास जो y की ये वैल्यू आ रही थी ये 2, तो आपने यहाँ पे ये मेंशन कर दी सेकंड अप्रोक्सीमेशन में, और z में भी इस तरह आपने ये पुट कर दी जो आपके पास ये वैल्यू आ रही थी, और बाकी इस तरह आपने उसको डिवाइड कर दिया ऊपर जो आपके पास चीज़ें थी। 3 डिवाइड बाय 29 देखते हैं, 0.103। ठीक है, तो 0.103 आपके पास कैसे आ रहा है, 3 को आपने 29 से डिवाइड किया है, तो ये आपके पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन आपने इस तरह आगे प्रोसीड की है। ठीक है, तो फिर आपके पास जो हुआ है, तो मेकिंग यूज ऑफ द लास्ट 2 इक्वेशंस वी गेट द सेकंड अप्रोक्सीमेशंस।
ठीक है, तो आप इस तरह आपके पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी आ जाएगी आपके पास इस तरह से, ठीक है। और x1, ठीक है, इस तरह से फिर आपने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन भी आपने कैलकुलेट करने, जितनी आपको कहेंगे, जितनी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगी। तो ये आपके पास एक्स वाई जेड की फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी और थर्ड आपके पास जो अप्रोक्सीमेशन आती रहेंगी, ठीक है। ये 4 इटरेशंस तक है ऊपर, ठीक है, तो 5 तक था, अब ये 4 तक है। तो उस तरह से उसको फिर आपने डायगोनल डायमिनेट आपने कर लेना है, ठीक है। आपने 8, 11 और 12 आपने ये देख लेना है, ठीक है। आपने 0 से स्टार्ट करना है, ये देखें 0 से, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन आपने अप्लाई की, फिर सेकंड इटरेशन आपने इस तरह अप्लाई की, जो ऊपर मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, थर्ड इटरेशन, फोर्थ। तो फोर्थ में आपने जाके आपने छोड़ देना है फिर आगे, ठीक है। तो ये आगे चलता रहेगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, लेकिन जितना आपको कहेंगे आपने उधर तक रहना है। इस तरह फिर आपके पास 4 इटरेशंस हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब ये देखें, अब ये नेक्स्ट है गॉस साइडल इटरेशन मेथड। इसी आपके पास जो ऊपर जैकोबी मेथड है, इसी की एक्सटेंशन है आपके पास। इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें आप अपडेटेड वैल्यूज जो है ना वो इंटर करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये था जैकोबी मेथड की एग्जांपल बता रहे हैं कि यहाँ पे x2, अब ये देखें x1 r+1 था ना, ये इटरेशन है, ये भी rth वैल्यू यूज हो रही है, यहाँ पे rth इटरेशन यूज हो रही है, यहाँ पे भी rth इटरेशन यूज हो रही है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि नो एलिमेंट ऑफ xi r+1 रिप्लेसेस xi इंटायरली फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कि आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन जो गॉस साइडल मेथड है उसमें आप जो, अब ये है, ठीक है। अब इसका ये देखें, यहाँ पे इन गॉस साइडल एप्लीकेशन में ये आप अपडेटेड वैल्यू यूज हो रही है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ xi रिप्लेसेस दोज ऑफ xri एज सून एज दे बिकम अवेलेबल। जब हमारे पास इटरेशन सेकंड, जब आपके पास r+1 इटरेशन आ जाएगी, ठीक है, तो फिर हमने वो वैल्यू यूज करनी है, लेकिन जैकब मेथड में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये डिफरेंस यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है दोनों मेथड्स में, ठीक है। मैं आपको दोबारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे जा रहा हूँ। अब ये देखिए जैकब मेथड का था, इसमें r+1 है आपके लेफ्ट साइड पे, और इधर आपके पास कौन सी वैल्यू r यूज हो रही है। लेकिन जब गॉस साइडल में आपके पास आएगी, तो जो इटरेशन अप्लाई करने के बाद जो आपके पास अपडेटेड वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे वो आपने यूज करनी है। तो ये दोनों मेथड्स में डिफरेंस, और ये उसकी आगे वेरिएशन और एक्सटेंशन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। कि आपको अपडेटेड, अब देखें ना, अब आपके पास x1 की वैल्यू आ गई, तो आज जब आप x2 वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर आप x1 की वैल्यू यूज करेंगे, जो आपके पास अपडेटेड वैल्यू जो आपके पास आएगी। इस तरह जब आप x3 फाइंड करेंगे तो अब फिर आप x1 और x2 की वैल्यूज जो होंगी, जो आपके पास वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे, वो आप यूज करेंगे x3 फाइंड करने के लिए। इस तरह से प्रोसीजर चलता रहेगा, सो ऑन, ठीक है। और ये आपके पास ये देखें, इसको जब हम सबमिशन फॉर्म में, ये आपके पास दो जो है ना सबमिशन फॉर्म्स आती हैं, इसमें आपने ये देखना है, फिर ए आई देखें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ए आई आई, तो ये आपके पास 0 नहीं होना चाहिए डायरेक्टली एलिमेंट। अब फर्स्ट सबमिशन आपके पास j = 1 से स्टार्ट हो गए i-1 तक जाता है, और फिर आपके पास j = i+1 से स्टार्ट होगा आपके पास n तक जाता है, ठीक है। और i की वैल्यूज आपके पास क्या है, 1, 2 से n तक। आप ये देखें, ये भी थोड़ा डिफरेंस समझने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाइज की i की वैल्यूज n तक है, ये लिमिटेशन है, एक लिमिट है, i n तक हो सकता है, n से ग्रेटर नहीं हो सकता। और जो r है वो आपके पास उसमें लिमिटेशन नहीं है, वो आगे तक जा रहा है, n इनडेफिनेट, वो आगे भी प्रोसीड कर रहा है। i के साथ लिमिट है कि वो n तक ही रहेगा, n से ग्रेटर नहीं हो सकता, लेकिन r के साथ ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपके पास टू डिस्क्राइब द सिस्टम इन द फर्स्ट इक्वेशन वी सब्स्टिट्यूट r अप्रोक्सीमेशन इनटू द राइट हैंड साइड एंड डिनोट द रिजल्ट बाय x r1
In the second equation we substitute x and denote the result by x2. तो फिर आपके पास जो x1 की हमारे पास देखिए ना, सेकंड इक्वेशन में आपने क्या किया, हमारे पास जब जो रिजल्ट मिल गया x1 r1 तो हमने वो सेकंड इक्वेशन में प्लेस कर दिया है। तो ये डिफरेंस है आपके पास, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी ये डिफरेंस आ रहा है, शो रहा है कि द डिफरेंस between Jacobi method and Gauss-Seidel method is that in Jacobi method the approximation calculated are used in the next iteration for next approximation, but in Gauss-Seidel method the new approximation calculated is instantly replaced by the previous one, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अपडेटेड वैल्यूज इस मेथड पे यूज हो रही है Gauss-Seidel मेथड में। ये एग्जांपल है, ठीक है, और इसको एग्जांपल को आप खुद देखेंगे, वही आपके पास उस तरह से आपके पास स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये इस तरह से आपके पास सेकंड थर्ड की जो इटरेशंस आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। और ये भी आपके पास देखें डायगोनल लैमिनेट है, आपने उसको डिवाइड किया, आपने 0 से स्टार्ट किया, फर्स्ट इटरेशन की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ, ठीक है। फिर आप ये नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है, और ये आपके पास ये सेकंड थर्ड एपिसोड। अब हम आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट मेथड है वहाँ पे रिलैक्सेशन मेथड, ठीक है, उसको मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। और ये आपका रिलैक्स, ठीक है, मींस रिलैक्सेशन मेथड में आपके पास जो इसमें इसको कंसेप्ट इसकी सुनने की ये है कि इसमें वो हमारे पास कंडीशंस की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डायगोनली डोमिनेट होना चाहिए या डायगोनली आपके पास जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें फिर आप रेजिडुअल R1 R2 R3 आप फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा डिफरेंट है उनसे रिलैक्सेशन मेथड, ठीक है, वो ठीक है। तो जो इसमें यह है कि आपका लार्जेस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट है वो आपके पास डायगोनली आपके पास जो है ना अपीयर होना चाहिए। तो ये मेथड आप खुद देखेंगे, इसको ज़रा करेंगे तो ये सिंपल सा है, ठीक है। आपने पहले जो है इसको R1 R2 आपने कर लेना है, फिर आपके पास अपडेटेड टेबल्स आ जाएंगे, रेजिडुअल्स वगैरह की वैल्यूज आप फाइंड करेंगे और ये आप खुद देखेंगे। और यहाँ पे मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, यहाँ पर लेक्चर नंबर 13 एंड हो रहा है। होपफुली आपको इन सब मेथड्स का कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका होगा कि इन मेथड्स में क्या डिफरेंस है, और अब आप इनको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या अगर इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।